मैं दिवाकर वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं प्रगति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। ठीक, हम लोगों ने देखा कि भाग खंड आपके सिलेबस का खंड 5 उसमें जो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के संबंध में है हमने कुछ पॉइंट को कवर किया। अब आज हम लोग बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। अनुच्छेद 51 का भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके माध्यम से संविधान भारत के नागरिकों से यह आशा करता है कि इसके अंतर्गत लिखे गए जो प्रावधान है भारत के लोग उसको अपने कर्तव्यों के रूप में पालन करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश की। सरकार ने इसकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया, जिसके माध्यम से एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। ध्यान देने योग्य बात है कि मूल संविधान में जो संविधान सभा ने बनाया था उसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा बने। साथ ही केवल एक अनुच्छेद 51 का यानी भाग 4 का में केवल एक ही अनुच्छेद है 51 का जोड़ा गया। अर्थात सीधे लिखा हुआ है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी। मौलिक कर्तव्यों का विचार आखिर ये कहाँ से लिया गया, इसका स्रोत क्या है? तो हम लोग ने रूस से लिया है। हम लोगों ने रूस के संविधान से इस विचार को लिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। ठीक, अब क्या है ये? जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया, उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इस तरह से कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का अंग हैं। पहली बात, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये पहला कर्तव्य बनाया गया कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों यदि प्रस्तावना में कुछ बातें दे रखी हैं, कुछ लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, इन सब चीज़ों के का पालन करना। और संस्थाएं, संसद हो गई, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, अन्य संवैधानिक संस्थाएं हो गई, उन सब की बात की गई है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरी बात है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, ठीक ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के समय क्या क्या बातें हुई होंगी? एकता, भाईचारा, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से थे। एकजुटता, तभी तो हम लोग अंग्रेजों को भगा पाए। ठीक, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो जागरूकता देश की जनता में आई, उसको अपने हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना। तीसरी बात, भारत की संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य यानी विदेशी मामलों में हर प्रकार के फैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। किसी भी देश या व्यक्ति का दबाव इस पर नहीं है। ये होती है संप्रभुता। एकता और अखंडता, एकता, लोगों में एकता, भाईचारा बना रहे, और अखंडता, उसके भूभाग में अखंडता बनी रहे, उसकी रक्षा करनी है और उससे अक्षुण्ण रखना, टूटने नहीं
देना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण रखना है। चौथा कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा। देश की रक्षा, हमें हमेशा अपने राष्ट्र, अपने देश की रक्षा करनी है और आवाहन करने पर यानी बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना है। बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना है। 4 कर्तव्य हो गए। 5वां देखिए, भारत के सभी नागरिकों में समरसता, भ्रातृत्व भावना का विकास करना, ठीक, और महिलाओं के प्रति जो ऐसी प्रथाएं जो उनके सम्मान के विरुद्ध हैं उसका त्याग करना। ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं उसका त्याग करना हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। अगला क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति हजारों वर्षों से संजोई गई, समेटी गई, एकत्र की गई जो हमारी संस्कृति है उसका गौरवशाली परंपरा, जो उसकी गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण करना है। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण वन, जल संधियां जैसे झील, नदी, तालाब, वन्य जीव, पशु, पेड़ पौधे, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। हमें उनकी रक्षा करनी है और जीवों, जो भी वन्य जीव हैं, जीव जंतु, उनके प्रति दया भाव रखनी है। ये हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। फिर 8वें क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्यान रखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन करना है और इसमें सुधार करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, मानववाद यानी मानवतावादी होना है और ज्ञानार्जन करना है और इन सभी में सुधार करना है। 9वां पाठ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक, ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सतत प्रयास करना, यानी विकास के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के साथ सतत प्रयास करना है ताकि विकास निरंतर होता रहे राष्ट्र का और नई ऊंचाइयों को छू सके, नई ऊंचाइयों को राष्ट्र छू सके, नई ऊंचाइयों तक राष्ट्र को ले जाना है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 11वां, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि ये बात किससे कही गई? अभिभावकों से, उनके माता पिता से, कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का अंग हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि ऐसे कर्तव्यों का पालन भारत के नागरिक करेंगे। ठीक, एक छोटा सा और देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नया भाग 4 का और केवल एक अनुच्छेद 51 का को जोड़कर लाया गया, जिसका विचार रूस से लिया गया था और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। कुल 11 हैं, 10 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान का हिस्सा बने। एक चीज और यहाँ पर देखने वाली बात है, राष्ट्रध्वज। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, आप सब जानते भी हैं कि भारतीय तिरंगा 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा है, जिसके बीच में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र विराजमान है नीले कलर से। ठीक, भारतीय तिरंगे का जो रेशियो होता है, ध्यान रखें, तिरंगे का जो रेशियो होता है, इसकी लंबाई 2 और ये 3 चौड़ाई के अनुपात में होता है। 2:3 के अनुपात में इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और जानिए, नई दिल्ली वर्सेस नवीन जिंदल केस आया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रध्वज को अब आम पब्लिक के लिए पूरी तरह से प्रयोग के लिए
खोल दिया गया और राष्ट्रीय ध्वज संहिता का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत कुछ बातें ये कही गई कि भारतीय ध्वज को, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को यानी हमारे तिरंगे को जब भी फहराया जाएगा तो भूमि से न्यूनतम 52 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वो होना चाहिए। जमीन से राष्ट्रध्वज 52 सेंटीमीटर ऊंचा न्यूनतम होना चाहिए। ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन जमीन से 52 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रध्वज को अंतःवस्त्र या रुमाल की तरह प्रयोग करने की मनाही है। राष्ट्रध्वज को अंतःवस्त्र या रुमाल की तरह प्रयोग करने की मनाही है। साथ ही राष्ट्रध्वज को कफन की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रध्वज को कफन की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि आप लोग देखते हैं जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके ऊपर राष्ट्रध्वज उसके सम्मान में उसको ओढ़ाया जाता है, लेकिन अंतिम क्रिया से पहले राष्ट्रध्वज को ससम्मान उस कॉफिन से उतार लिया जाता है। ठीक है। और दो बातें और है कि हमेशा जब भी भारत का राष्ट्रध्वज किसी अन्य देश के राष्ट्रध्वज के साथ फहराया जाएगा तो दोनों का लेवल, ऊंचाई बराबर होगी। और भारत के भीतर अगर अन्य सेना के ध्वजों के साथ फहराया जाएगा तो तिरंगा हमेशा की ऊंचाई अधिक रहेगी और सेना के ध्वजों की ऊंचाई भारतीय तिरंगे से कम रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे मौलिक कर्तव्य के संबंध में और राष्ट्रध्वज के संबंध में। राष्ट्रगान आप सबको पता है, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि के 4 अनुच्छेदों से लिया गया। जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान लिया गया। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में ये प्रथम बार गाया गया था और उसके बाद भारतीय संविधान सभा ने इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। ठीक। तो ये सब बातें थी मौलिक कर्तव्य के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कोई बातें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे ओल्ड वीडियोस को भी देखिए जो हमने संविधान के भाग, मौलिक अधिकारों के संबंध में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निरीक्षक तत्वों के संबंध में बनाए हैं जो पेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।